गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। चलिए बताइए, कोई डाउट अभी तक? कल हमने आर्टिकल 32 की बात कर ली थी, आर्टिकल 31 की बात कर ली थी। ठीक, 31 को लेकर कुछ बच्चों में डाउट आ रहा था कि फिर से बता दीजिए। तो एक बात जान लो पहले आप लोग। पहली बात तो आर्टिकल 31 से संबंधित आपके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आर्टिकल 31 से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक, और जो आता भी है वो सुन लीजिए, सीधे सीधे आर्टिकल 31 संबंधित क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं, ये बता दे रहे हैं कि आपको क्या चीज़ एकदम याद करनी है। और जो समझने वाली बात थी वो आप वीडियो को फिर से देखिए एक बार। मैंने कल भी बताया था कि वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि आप कोटा कंप्लीट कर लो, कि मैंने आर्टिकल 31 का लेक्चर ले लिया है लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो आपको वीडियो फिर से देखना होगा। और गारंटी लेता हूँ कि आप वीडियो कम से कम 3 बार देखो, आप वीडियो को कम से कम 3 बार देखो। इसके बाद कोई डाउट आता है तो बताओ। ठीक, ऐसे जानो कि अगर आर्टिकल 31 से क्वेश्चन पूछे गए तो आर्टिकल 31 से आपको ये जानना है। पहली चीज़ तो ये पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, ये सबको पता है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि हमें पता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर एक लीगल राइट, एक विधायी अधिकार बना दिया गया, जो संविधान के आर्टिकल 300A में वर्णित है वर्तमान में। ये हमने बात की थी। और आपको एग्जाम में यही इतना जानना भी है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही इतना मतलब है। लेकिन इसके बाद मैंने ये बताया कि जो आर्टिकल 31 था इसमें क्या क्या प्रावधान शुरू पे किए गए थे और कौन कौन से प्रावधान संविधान लागू होने के बाद संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और फिर मैंने बताया कि किन भागों को उस आर्टिकल के उस अनुच्छेद के किस अनुभाग को हटाया गया और किसे आज भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। तो मैंने बताया कि आर्टिकल 31 में एक था और एक आर्टिकल 31 का 2 था। ठीक, इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी और 31 के 2 में हमने क्या बताया था, अधिग्रहण की बात की थी। ठीक, कल आ रहा था बात जमीन अधिग्रहण आप अच्छे समझ रहे हो। जो एक डाउट आया था कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति किसे कहते हैं, तो वो मुआवजा देना। जैसे आप क्षतिपूर्ति का मतलब क्या है कि आप किसी का सामान तोड़ देते हो, कोई किसी प्रकार का नुकसान कर देते हो, तो उसकी क्षतिपूर्ति, उसका जो नुकसान हुआ है उसके बदले आप क्या दोगे, उसे कुछ रकम दोगे। ठीक, उसके वैल्यू के बराबर, तो वही कहलाती है क्या, क्षतिपूर्ति। तो जो सरकार का जमीनों का अधिग्रहण करेगी, ठीक, लोक कल्याण के लिए, वो ये 2 बातें कही गई थी। ठीक, ये जब हमारा मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, मूल संविधान बना था, तो उसमें ये मौलिक अधिकारों के रूप में डाला गया था। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। इसके बाद मैंने बताया इसी आर्टिकल 31 में ही, इसी आर्टिकल 31 में, तो आर्टिकल 31 का हमने बताया कि 1 और 2 के अलावा हमने इसमें क्या जोड़ा, पहले संविधान संशोधन द्वारा हमने बताया कि फर्स्ट CAA द्वारा हमने क्या जोड़ा, 31 का A जोड़ा। ठीक, कब, 1950 में जोड़ा, 51 में, और 31 का B जोड़ा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, ये भी हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि 25 CAA 1971 द्वारा हमने क्या जोड़ा था, 31 का C जोड़ा था। ये दोनों बातें हमने बताई हुई थी।
और हमने उसी के साथ ये भी बताया था कि जब 44th CAA 1978 होता है तो इसके तहत इन दोनों प्रावधानों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये प्रावधान आज भी मौलिक अधिकारों में 31A, 31B और 31C के रूप में वर्णित हैं। ठीक, फिर हमने बताया था कि इसी 31A में ही भूमि सुधार संबंधित जो भी नियम कानून आते हैं, 31B के तहत 9वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें उन प्रावधानों को रख दिया गया और कह दिया गया कि इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। जो जुडिशियल रिव्यू है वो इन कानूनों का नहीं हो सकता है। 31 का C में हमने ये बताया था कि जो भौतिक संसाधन हैं इनका समान रूप से वितरण किया जाएगा। ठीक, उसकी तुलना की गई थी किसके, 39 से। जो आर्टिकल 39 है, 39 का B और 39 का C, इसकी क्या की गई थी, इससे तुलना की गई थी। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या की थे, बातों को बात किया था। समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन आप लोग एक बार क्या करिएगा, उस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद बातें क्लियर होंगी। ये थी 31 के बाद। ये बात किसकी थी, 31 की थी। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, और आज हमें मौलिक अधिकारों को समाप्त भी करना है, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे। देखिए, हमने आर्टिकल 32 में जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है उसकी बात हमने कर ली थी। हमने बताया था कि आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसकी बात हमने की थी। और ये भी बताया था कि यह संविधान का क्या कहता है, संरक्षण करता है, संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण करता है। और यह खुद एक मौलिक अधिकार भी है। सबसे बड़ी बात कि यह संरक्षक है मौलिक अधिकारों का, और इसके साथ ही ये मौलिक अधिकार भी है। बात समझ में आई। अब हमने बताया था इसी के तहत आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसी के तहत आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जा सकते हो 226 के तहत, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो हमने बताया था कि आर्टिकल 32 में 4 सब आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल 32 का A था, मतलब 1 था। इस सब की बात हमने कल की थी। 32 का 1 था, 32 का 2 था, 32 का 3 और 32 का 4। हमने पहले में बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होंगे, प्रवर्तनीय होंगे। वो क्या होंगे, प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय को इंग्लिश में कहते हैं इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल। ठीक, प्रवर्तनीय होंगे। इसकी बात हमने की थी कि इसका अगर उल्लंघन किया जाता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह कोर्ट उसे लागू कराएगा। बात समझ में आई। इसके बाद हमने आर्टिकल 32 की बात की थी और इसमें कहा था कि ये रिट निकालने की, आज हमारी बात इसी पर होगी। रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है किसे, हमारी न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट में। 3 में हमने बताया था कि यहाँ पर केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके तहत निकालता था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निकालता था। लेकिन 32 के 3 में लिखा गया है कि यदि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। बात क्लियर है कि संसद चाहे तो रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी न्यायालय को दे सकती है। यह लिखा गया है आर्टिकल 32 के 3 में। और आर्टिकल 32 के 4 में हमने बताया कि मौलिक अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका क्या नहीं हो सकता, निलंबन नहीं हो सकता, इन्हें सीमित नहीं किया जा सकता, निलंबन या सीमित नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया किसमें, 32 के 4 में। लेकिन फिर मैंने बताया कि इसका अपवाद भी है। पहली बात तो कह दी गई कि इसका निलंबन या सीमित नहीं किया सकता, ये लोगों के बेसिक अधिकार हैं जो कि मिलने ही चाहिए। लेकिन फिर बताया गया
कि यदि आर्टिकल 358 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है या 359, 358 और 359, ये दो ऐसे क्या कहते हैं आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकारों को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं जब नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ठीक, आपको एक बात और पता होगा कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी को मालूम हो तो आंसर दो कि यदि इमरजेंसी लगाई जाती है तो 12 से 35 तक जितने मौलिक अधिकार हैं सारे समाप्त कर दिए जाते हैं 14 से, लेकिन दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं, दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन पर। वो दोनों कौन कौन से हैं? चलिए हम पहुंचेंगे कहां पर, आर्टिकल 32 के 2 पर, और हमने बताया किसके बारे में, रिट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रिट के बारे में। वो दोनों आर्टिकल कौन कौन से हैं, रिप्लाई आना चाहिए सबका। जिन्हें इमरजेंसी के दौरान भी सीमित नहीं किया जा सकता, वो दोनों आर्टिकल कौन कौन से हैं? चलिए लिखिए, रिट, हिंट डालिए, रिट, या इसी को हिंदी में कहते हैं समादेश। कल भी हमने बात की थी, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, समादेश। तो सबसे पहली बात पूछी जाती है कि रिट का स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत जान लो है ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। बात यहाँ तक क्लियर है? रिट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए ठीक, अगला पॉइंट, रिट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरी बात, रिट जारी कौन कौन करता है? तो एक तो करता है सुप्रीम कोर्ट, पहले एक बात। दूसरी बात, रिट जारी क्यों होता है? तो लिखिए, मौलिक अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जारी किया जाता है, होने पर रिट जारी किया जाता है। दो बातें हो गई। पहली बात तो हमने बताया रिट का मतलब होता है समादेश, जो लिया गया है ब्रिटेन से, और दूसरी बात हमने बताई कि रिट जारी करने का कारण क्या होता है, तो जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो रिट जारी किया जाता है। ठीक, तीसरी बात, रिट जारी कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट करता है किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, और हाई कोर्ट भी जारी करता है किसके तहत, आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। बात समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। अब देखिए, इन दोनों के रिट जारी करने में दो सबसे बड़े अंतर होते हैं। दोनों रिट जारी करता है, लेकिन दोनों में दो अंतर होंगे। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, यह केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकती है। बात समझ में आई कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है यह रिट जारी करेगी, लेकिन केवल जब बात मौलिक अधिकारों की होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट जारी करेगी। इस बात को लिख लेना। जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ कोई विधायी अधिकार होगा, कोई लीगल राइट होगा, तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर दी गई है किसे, हाई कोर्ट को। जबकि अमूमन क्या होता है कि हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर मिलती है,
लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है। ठीक, दोनों में आप चाहो तो हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट में अंतर, और अंतर सबसे पहला क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है। आप लिखोगे पहला अंतर, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ यदि विधायी अधिकारों की बात हो, जो लीगल राइट्स की बात हो, तो उसके खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर होता है कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो मौलिक अधिकारों को लेकर रिट जारी करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है कि हम रिट नहीं जारी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड होगा, कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हों, सीमित हो रहे हों, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है कि वह रिट जारी करेगा तो करेगा। लेकिन अगर बात हाई कोर्ट की जाए तो हाई कोर्ट आपको मना भी कर सकता है। हाई कोर्ट बाध्यकारी नहीं होता है रिट जारी करने के लिए। तो आप दूसरा अंतर लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करना बाध्यकारी होता है, या सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट जारी करना बाध्यकारी होता है, जबकि हाई कोर्ट बाध्यकारी नहीं होता है, यह मना भी कर सकता है। तो ये दो अंतर हो गए मोटे मोटे। बात क्लियर है? चलिए, टोटल रिट कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी। अब पहला लिखिए, पहला लिखिए जिससे हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में से कहते हैं क्या? हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर इससे विवादों की बात करें ना तो कम से कम 2 घंटे का लेक्चर बनेगा केवल हैबियस कार्पस पढ़ने के लिए, लेकिन आपसे इसमें कोई मतलब नहीं है। जब कभी अलग से इस बात को पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बात करेंगे। हैबियस कार्पस का अभी क्या मतलब होता है? किसी को पता है हैबियस कार्पस का अर्थ क्या होता है? यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट कब जारी किया जाता है? तो ये जानिए कि जब आपकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। स्वतंत्रता के उल्लंघन होने पर यह रिट जारी किया जाता है। और कैसे? हमने बताया था आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में हमने 2 सब क्लॉज बताए थे, एक बताया था 1, एक बताया था 2। इसके बाद हमने 3, 4, 5 की भी बात की थी, 6 की भी बात की थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? 1 की और 2 की। आर्टिकल 22 था क्या? गिरफ्तारी होने पर, आपकी जब गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी होने के बाद आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, ये हमने बात की थी आर्टिकल 22 में। और आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 में कहा था कि जब पुलिस आपकी गिरफ्तारी करेगी तो पुलिस को कारण बताना क्या होगा? अनिवार्य होगा। बिना पुलिस कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, यह हमने 1 में बताया था। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि कारण बताने के बाद जब आपकी गिरफ्तारी की जाएगी तो आपके अपने मनपसंद के आप वकील रख सकते हो, इसकी बात हमने की थी। और आर्टिकल 22 के 2 में हमने कहा था कि यदि आपकी गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के अंदर जो आपका निकटतम मजिस्ट्रेट होगा, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने आपको प्रस्तुत करना होगा पुलिस को। और यदि मजिस्ट्रेट उसके बाद कहता है कि इनकी गिरफ्तारी 24 घंटे से बढ़ाई जा सकती है तो पुलिस आपको रिमांड पर लेगी, वो जो लेगी 14 दिन की, तो पुलिस आपको क्या लेगी? रिमांड पर लेगी। तो ये दोनों की बातें की थी हमने। लेकिन अब होता क्या है, आप सबको पता है कि FIR ना लिखा जाए, FIR ही ना लिखा जाए, ठीक, और आपकी क्या कर ली जाए? गिरफ्तारी कर ली जाए। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा और नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा।
कि एक जो बड़ी पार्टी होती है और एक छोटी पार्टी होती है, ठीक, बड़ी पार्टी कुछ भी करके छोटी पार्टी को क्या कर देती है, उठवा देती है, पुलिस उसे उठा लेती है। और जब पुलिस उठा के उसे थाने में लाएगी तो कोई क्या कहते हैं, FIR नहीं लिखा जाता है, लेकिन पुलिस उसे थाने में बंद कर देती है। पुलिस क्या करती है, उसे थाने में बंद कर देती है। कोई वैध तरीका नहीं होता है, इल्लीगल तरीके से पुलिस क्या की गई, किसी को भी उठा ली विदाउट किसी FIR के। और जब FIR नहीं हुआ है तो क्या वो वकील रखेगा, कोई मतलब ही नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं जाना है, मतलब आर्टिकल 22 के तहत जो स्वतंत्रता मिलनी थी उसे, वो उसे नहीं प्राप्त है क्योंकि FIR ही नहीं हुआ है। तो ऐसा होने पर जो भी आपका रिलेटिव होगा, आपके परिवार के सदस्य होंगे, वो आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यह बताएंगे कि हमारे इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन ना तो गिरफ्तारी का कारण बताया गया है, ना तो FIR किया गया है, ना तो FIR कोई हुआ है, ना तो कारण बताया गया है, बस जबरदस्ती क्या किया गया, उन्हें थाने में बंद किया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने वकील के साथ एक अधिकारी को नियुक्त करती है और भेजती है उस थाने में। और यदि थाने में वह बंदी पाया जाता है तो उस अधिकारी के पास, जान लो, इतनी पावर होती है कि वह पूरे थाने को सस्पेंड कर सकता है अगर विदाउट FIR किसी की गिरफ्तारी हुई हो तो। लेकिन पुलिस चालाक होती है, पुलिस दो काम करती है, एक तो उसे थाने से गायब कर देती है या फिर छोड़ देती है, और दूसरा काम करती है कि रिट पहुंचने से पहले वह FIR, फर्जी FIR लिख लेती है। तो पुलिस अपने बचाव के लिए अपना काम कर लेती है, लेकिन ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यही प्रक्रिया है। यहां तक बातें क्लियर हैं? यहां तक बातें क्लियर हैं? और एक बात जानिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एकमात्र ऐसा रिट है जो सरकारी संस्थाओं, सरकार के खिलाफ, सरकारी संस्थाओं के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी के साथ प्राइवेट व्यक्तियों के लिए भी जारी होता है। यह केवल एकमात्र ऐसा रिट है जो सरकार के खिलाफ ही नहीं, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी होगा तो उसके खिलाफ भी जारी होता है। यह कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट। बातें यहां तक क्लियर हैं? बातें यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए, इसी के तहत 1985 में, 1985 में जो PIL होती है, PIL आपने नाम सुना होगा, जन याचिकावाद, इसी के तहत आया था। ठीक, इसी के तहत जन याचिकावाद आया था, PIL आया था 1985 में। और एक बात जानिए, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो एक तो है कि आप जा सकते हैं, कोई भी जारी कर सकता, क्या कहते हैं, कोई भी कोर्ट जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो जिस व्यक्ति का साथ उल्लंघन हुआ हो वही जा सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही वह बात दिखती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही उस बारे में सरकार को बोल सकती है। हम आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताएं तो आप अभी 1 महीने पहले ही, अभी 15-20 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रवासी भारतीय थे, ये कोविड-19 का, जब ये क्या कहते हैं लॉकडाउन हुआ था, तो इस लॉकडाउन में सब लोग लॉकडाउन तोड़ के कहाँ निकल चुके, अपने घर की तरफ निकल लिए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे खुद ही संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और उसने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इनके लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए। ठीक, अब उसमें देखिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहला काम ये करो कि इन जितने लोगों पर FIR किया गया है, मुकदमे डाले गए हैं कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सबसे पहले इन मुकदमों को, इन FIR को हटाया जाए, समाप्त किया जाए। ये पहला कथन था सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इन्हें सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाया जाए। जो ये प्रवासी मजदूर थे उन्हें क्या किया जाए, घर पहुंचाया जाए और इनके खाने और पीने की व्यवस्था की जाए। पीने का मतलब है ड्रिंकिंग वाटर, पानी की व्यवस्था की जाए, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं। तो
तो इनकी क्या की जाए, व्यवस्था की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई गया नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लिया। बातें क्लियर है यहाँ तक? ऐसे कई बात हुई थी। एक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भोपाल गैस त्रासदी होने के बाद जो कंपनसेशन देना था, जो क्षतिपूर्ति देनी थी, जितने लोग उसमें मरे थे, यह सरकारें घोषणा इसकी नहीं करती हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुद PIL दाखिल करता है और सुप्रीम कोर्ट फिर वो दिलवाता है इन लोगों को क्या, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, मुआवजा दिलवाता है, खुद सुप्रीम कोर्ट दिलवाता है। ठीक, ऐसे कई बातें हुई। एक एग्जाम्पल है 2018 में हुआ था, जो हाईवे पे वाइन शॉप थी, वाइन शॉप जो बंद की गई थी वो इसी PIL के तहत ही बंद की गई थी। ठीक, तो ऐसे तमाम मामले हैं। एक फरीदाबाद में मामला आया था, मजदूरों को लेकर। तो ऐसे तमाम मामले हैं। ठीक, तो ये तो हमने बात की किसकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बात क्लियर है? पहली बात हमने बताया, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाना, कि जिसको आप बंदी बनाए हो उसका क्या करो, प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में क्या करो, उन्हें उपस्थित करो, को प्रस्तुत किया जाना, इसका अर्थ होता है। दूसरी बात, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगर रिट जारी रिट दाखिल हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करने के लिए बाध्य होता है, कोर्ट इसको मना नहीं कर सकता है। तीसरी बात, यह एकमात्र ऐसा रिट है जो सरकार के खिलाफ के साथ साथ सरकारी संस्थाओं, सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ किसी प्राइवेट व्यक्ति पर भी जारी हो सकता है, उनके खिलाफ भी जारी हो सकता है। ठीक, तो ये सब बातें की हमने किसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। और हमने बताया क्या, PIL के बारे में, जो PIL 1985 में स्टार्ट हुआ था। अब जानिए जन याचिकावाद। ठीक, चलिए अब एक बात जानिए कि किस कारण से, अगर आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट आपने क्या अप्लाई किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो किस कारण से इसका रिट नहीं जारी हो सकता, यह भी एक बात है। तो उसमें जो सबसे पहला होता है कि यदि आप कोर्ट की अवमानना करते हो, आप न्यायालय की अवमानना करते हो, इसके बाद पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, तो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करेगा। बात समझ में आई? दूसरी बात, यदि सेना न्यायालय की बात हो, अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसमें कारण नहीं बताया जाता है, ना तो आपको वकील रखने की स्वतंत्रता दी जाती। जब किसी का कोर्ट मार्शल होता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि इन्हें बिना कारण बताए क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट मार्शल में सुप्रीम कोर्ट कोई रिट जारी नहीं करेगी, लेकिन हाँ, जो नेचुरल जस्टिस है उसका पालन सेना न्यायालय को भी करना होगा। जो नैसर्गिक न्याय जिसे कहते हैं, जिसमें निष्पक्षता हो, न्याय हो, तर्कयुक्त बातें हो, उसका पालन सेना न्यायालय भी करेगी। मनमाने ढंग से नहीं करेगी सेना न्यायालय। तब सुप्रीम कोर्ट हैबियस कार्पस नामक रिट का प्रयोग सेना के खिलाफ नहीं कर सकता है। ठीक, और एक बात, अगर आप गए हो, हाई कोर्ट गए हो, किसी राज्य के हाई कोर्ट गए हो और आपने वहां पर रिट जारी की है, यदि वह क्षेत्र जहां से रिट आया है यदि उस कोर्ट के क्षेत्र से बाहर आता है, तो भी वह कोर्ट उस रिट को जारी नहीं कर सकती है। बातें क्लियर हैं? कहने का मतलब है कि कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से यदि बाहर का कोई मामला हो, तब भी हाई कोर्ट उसे क्या नहीं कर सकती है, रिट जारी नहीं कर सकती है। तो ये तो हमारा था क्या, पहला रिट, जिसे हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। दूसरा क्या होता है, परमादेश, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैंडामस। परमादेश, जिसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं कि, न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं कि। परमादेश लिखिएगा, दूसरी रिट परमादेश, इंग्लिश होती है मैंडामस। ठीक, आप लिख लीजिएगा। परमादेश का शाब्दिक अर्थ
हम आदेश देते हैं कि। अब देखिए, परमादेश जारी किसके खिलाफ किया जाता है? तो पहली बात तो सरकार के खिलाफ, ठीक, या फिर सरकारी विभागों के खिलाफ, सरकारी विभागों के खिलाफ, दूसरा, तीसरा होगा सरकारी कर्मचारी के खिलाफ। कहने का मतलब है किसी प्राइवेट संस्था पे या प्राइवेट व्यक्ति पे केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर, हैबियस कॉर्पस को छोड़कर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति पर रिट जारी नहीं हो सकता है। तो यह परमादेश जारी क्यों होता है? पहली बात तो सरकार पर होता है, या सरकारी विभागों पर होगा, या सरकारी कर्मचारियों पर होगा। क्यों होता है परमादेश? तो इसका कारण होता है कि जैसे कोई सरकारी विभाग है, जैसे कोई सरकारी विभाग है, कोई भी आप विभाग ले लो, या कोई सरकारी कर्मचारी है, आप उसके पास किसी काम से जाते हो, आपको एक फॉर्म पर साइन करवाना है, ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यही सबसे बड़ा आप लोग देखते भी होंगे, सबके साथ होता होगा कि आप किसी सरकारी कर्मचारी के पास गए हो, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और वह कर्मचारी कह देता है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मतलब वह काम करने से बचता है। जबकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वह अधिकारी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। और यदि ऐसा आप पाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा उसी को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मैंडामस या परमादेश कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी सरकारी विभाग हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, यदि वो अपने कर्तव्यों का, लिखिएगा, सरकार, सरकारी विभाग या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ यह रिट जारी होता है। किस कंडीशन पे? कि यदि अपने कर्तव्यों का, मतलब जो उनके कार्य हैं, कर्तव्यों का सही ढंग से पालन ना करें, सही ढंग से पालन ना करने पर, पालन ना करने पर तो क्या जारी होगा? एक रिट जारी होगा, जिसे क्या कहेंगे? परमादेश कहेंगे। अब बात आती है कि यह रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता? तो सबसे पहली बात तो हमने बताया कि यह रिट कभी भी, आप प्राइवेट संस्था हो कोई, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, तो आप उस पर परमादेश नहीं आ सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा अपवाद है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो आर्टिकल 361 के तहत, जब हमने आर्टिकल 14 बताया था ना, तो उस टाइम भी बताया था कि आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। तो उसके तहत यदि अपने कर्तव्यों से भागता है राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। यह भी एक अपवाद है, उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं होगा। और एक बात, यदि दो लोगों के बीच, दो पक्षों के बीच कोई समझौता होता है, कोई कंप्रोमाइज होता है, ठीक, उसके तहत भी आप परमादेश नहीं जारी हो सकता। तो ये था किसकी बात? दूसरे रिट की बात, जिसे हम कहते हैं क्या? परमादेश कहते हैं। या सरकार या सरकारी विभाग या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जारी होता है। क्यों जारी होगा? कि जब वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे। और यदि ऐसा पाया जाता है, यदि ऐसा पाया जाता है, तो जो न्यायालय होगा वह उन्हें क्या देगा? सजा देगा। सजा मतलब अब जैसे भी प्रावधान किए जाएंगे, जो भी उसके तहत होगा। चलिए तीसरा देखिए, तीसरे का मतलब होता है प्रतिषेध। तीसरा और चौथा लगभग सेम है। तीसरे होगा प्रतिषेध, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं? इंग्लिश क्या होती है इसकी? PROHIBITION। एक होता है तीसरा, ये दोनों साथ में समझो। और चौथा होता है उत्प्रेषण। चौथा क्या होता है? उत्प्रेषण होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरसियोरारी।
क्या कहते हैं, सर्सियोरारी, सर्सियोरारी। ठीक, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रतिषेध और दूसरा होता है उत्प्रेषण। अब देखिए प्रतिषेध जारी कब होगा और उत्प्रेषण जारी कब होगा, बहुत छोटा सा अंतर होता है दोनों में। पहले तो ये जानिए कि यह किसके खिलाफ जारी होगा, तो यह जारी होता है जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे के जो न्यायालय हैं उनके खिलाफ जारी होगा क्या, प्रतिषेध, और एक रिट क्या होगा, उत्प्रेषण। तो इधर भी देखिए कि किसके खिलाफ जारी होगा, इसी के खिलाफ। दूसरा, जो अर्ध सरकारी संस्थाएं होती हैं, अर्ध सरकारी संस्थाएं, और अर्ध सरकारी में आता कौन कौन है, जैसे हम बात करें राष्ट्रीय मानव आयोग का, जो मानवाधिकार आयोग होता है, ठीक, और चुनाव आयोग का, इन सब के खिलाफ चुनाव आयोग हो गया, एससी एसटी ओबीसी आयोग हो गया, या फिर महिला आयोग हो गया, इन सब के खिलाफ जारी होता है। सेम यही बात इसमें भी होगी। बात क्लियर है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब देखिए होता क्यों है ये जानो कि जो अपर कोर्ट होगा, जो अपर कोर्ट होगा वह किस पर यह जारी करेगा, एक्शन लेगा किस पर, लोअर कोर्ट पे। जो अपर कोर्ट होगा वह एक्शन लेगा किस पर, लोअर कोर्ट पे। एक्शन कैसे लेगा, एक्शन कैसे लेगा, देखो दो बातें होती हैं। एक होती है बात प्रोसीडिंग की, जब कोई मामला जाता है कोर्ट में प्रोसीडिंग होता है उसका, ठीक, और दूसरी बात होती है फाइनल जजमेंट की, जब अंतिम फैसला आता है। तो यदि बात प्रोसीडिंग की होगी, यदि बात किसकी होगी, प्रोसीडिंग की होगी, तो उसे कहते हैं प्रतिषेध कहते हैं। बात अगर प्रोसीडिंग की होगी, प्रोसीडिंग, ठीक, मतलब कहने का मतलब जब वो प्रक्रिया में होगी, जब उस मुकदमे की प्रक्रिया चल रही होगी। और एक बात होती है फाइनल जजमेंट की, एक बात होगी किसकी, फाइनल जजमेंट की बात होगी। तो जब फाइनल जजमेंट आ जाता है, किसी भी केस का फाइनल जजमेंट आ जाता है, तो जो रिट जारी होती है उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। और जब वो बात प्रक्रिया में होगी, कोई मामला प्रक्रिया में होगा, प्रोसीडिंग हो रही होगी, तो उसे क्या कहेंगे, तब जो रिट जारी होगा उसे क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। ठीक, अब यह रिट जारी क्यों होता है, ये तो हमने बात की ना कि किसके खिलाफ जारी होता है, अधीनस्थ न्यायालय की। सेम इसमें भी आप दोनों में लिखोगे, अर्ध सरकारी संस्थाओं के खिलाफ होता है, वो चाहे मानवाधिकार आयोग, या आप लिखिएगा मानवाधिकार आयोग, मानव आयोग नहीं, मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, एससी एसटी ओबीसी आयोग, महिला आयोग, सेम इसके भी खिलाफ, दोनों के खिलाफ होता है। अब देखिए कि यदि प्रोसीडिंग हो रही होगी किसी केस की प्रक्रिया चल रही होगी, तो अपर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट को रोक लगा देता है। अपर कोर्ट क्या करेगा, लोअर कोर्ट पर रोक लगा देगा, और यही काम करेगा किसमें, उत्प्रेषण में। लेकिन यहाँ पर बात होती है प्रोसीडिंग की, कि यदि केस प्रोसीडिंग में है, अभी मामला चल ही रहा है, तो जो रिट जारी होगा उसे प्रतिषेध कहेंगे। और यदि मामले का फैसला आ चुका है, फाइनल जजमेंट आ चुका है, तो उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेषण कहेंगे। अब बात होती है कि क्यों रोका जाएगा, तो पहली बात, रोक क्यों लगाई जाएगी, होगा रोक लगाने का कारण। तो सबसे पहली बात जानो कि यदि बात नैसर्गिक न्याय की हो, यदि बात किसकी हो, नैसर्गिक न्याय की हो, जो प्राकृतिक न्याय होता है, नेचुरल जस्टिस होती है, अगर उनका पालन नहीं किया गया है, इस प्रोसीडिंग में नहीं किया जा रहा है, या फाइनल जजमेंट में नहीं किया गया है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ये दोनों रिट जारी करके उस केस को रोक सकती है।
या फिर उस जजमेंट को बदल सकती है। बात क्लियर है यहाँ पर। दूसरी बात होती है कि यदि जो कोर्ट काम कर रहा है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो भी यह रिट जारी होती है। जैसे हम बताएं आपको, जो हमारा सिविल कोर्ट होता है, जो सिविल जज होता है, उसे किसी को भी मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं होता है, वह किसी को भी मृत्युदंड नहीं दे सकता है। लेकिन यदि इसके बाद भी वह कार्रवाई कर रहा हो, प्रक्रिया कर रहा हो, या फिर जजमेंट आ चुका हो, तो उसी के खिलाफ क्या जारी होगा? ये दो रिट जारी होंगे। एक होगा यदि अभी जजमेंट नहीं आया है तो प्रतिषेध जारी होगा, और अगर जजमेंट आ गया है तो उस प्रेषण जारी होगा। ये दो बातें हैं। तीसरी बात है कि यदि जो फैसले में तथ्य डाले गए थे, जो तथ्य या जिसे इंग्लिश में कहोगे फैक्ट, जो डाले गए थे, यदि इन तथ्यों में क्या हो, फैक्ट्स में क्या हो, कमी हो, मतलब गलत तथ्य जो डाले गए थे, गलत तथ्य, अगर गलत तथ्यों का प्रयोग किया गया होगा तो भी क्या कर जो होगा, जारी होगा। दो रिट जारी होंगे, एक होगा प्रतिषेध और दूसरा होगा उत्प्रेषण। बातें यहां तक क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हैं। तो हम पांचवा लिखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अधिकार पृच्छा, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यू वारंटो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यू वारंटो कहते हैं। आज ही हम बात करेंगे आर्टिकल 33 की, 34 की और 35 की, और फंडामेंटल राइट्स को आज 100% समाप्त करेंगे। क्लास भले ही थोड़ी लंबी हो जाए 10 मिनट, लेकिन आज इसको कंप्लीट करना है। तो आर्टिकल 33 अगर पढ़ना है, मार्शल लॉ पढ़ना है, 34 में जो सेना के शासन होता है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्यू वारंटो की, या जिसे हम लोग कहते हैं अधिकार पृच्छा। पांचवा रिट, अधिकार पृच्छा। ये होता है 5, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, अधिकार पृच्छा। देखिए अधिकार परीक्षा क्यों जारी होता है। पहली बात तो जानो कि यह जारी होता है या तो सरकारी विभाग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, या फिर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ। दो लोगों के खिलाफ जारी होगा, सरकार के खिलाफ या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ। अब देखो यह जारी करने का कारण क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, अभी इसी समय शिक्षक भर्ती में ही, जो शिक्षक भर्ती चल रही है, उसी दौरान आपने बहुत सुना होगा कि कोई गलत डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके क्या बन गया है, शिक्षक बन गया है। बात क्लियर है कि यदि आप जिस पद पर हैं उस पद पर आप पहुंचने के लिए गलत तथ्यों का, गलत दस्तावेजों का यदि आपने प्रयोग किया है, तो एक रिट होता है जिसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। उसका प्रयोग करके उस पद के बारे में, उस पद की वैधानिकता जो है उसके बारे में जानकारी मांगेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट मांगेगा। तो आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, पद की वैधानिकता जारी होगा सरकार के खिलाफ या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ। क्यों जारी होगा? पद की वैधानिकता के संदर्भ में। कहने का मतलब है कि यदि आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, आप या आपके जानकारी में कोई भी नौकरी कर रहा हो, यदि आपको डाउट है कि वह गलत दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा उसी को कहेंगे अधिकार परीक्षा। और उसके तहत उस कर्मचारी की, जो भी वो जॉब कर रहा है, वो चाहे बैंक में जॉब कर रहा हो या फिर स्कूल का मास्टर हो
तो उसके खिलाफ जो रिट जारी होगी उसमें उस पद पर बने रखने के लिए जो उसने डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं उसकी वैधानिकता की जांच करेगा। और जांच में यदि पाया गया उसने गलत डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके वह नौकरी पाई थी, उस पद को पाया था, तो उसे उस पद से हटाया जाएगा और बाकी फिर उसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया की जाएगी। तो ये थे हमारे क्या आर्टिकल 32 के 5 रिट थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। तो आर्टिकल 32 हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे, बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 और लास्ट होगा हमारा क्या, आर्टिकल 35। 3 आर्टिकल हैं, तीनों में 5-5 मिनट का लगभग समय जाएगा। देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 एक बात जानो आप लोग, जो आर्टिकल 33 है और 34 है ये संबंधित है किससे, हमारी जो रक्षा है, जो हमारे सेना है, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, इन सबसे संबंधित है। और इनकी स्वतंत्रता को सीमित किया गया है आर्टिकल 33 में और आर्टिकल 34 में। इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार में या को किस अनुच्छेद में अपवाद के रूप में देखा जाता है, तो आर्टिकल 33 में और आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 33 में और आर्टिकल 34 क्या है, अपवाद है। अपवाद किसका है, स्वतंत्रता के अधिकार का अपवाद है। किसका है, स्वतंत्रता के अधिकार का अपवाद है। कौन, आर्टिकल 33 है और आर्टिकल 34 है। चलिए हम लिखते हैं आर्टिकल 33, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 33। तो पहली बात, आर्टिकल 33 संबंधित किससे है, तो यह हमारी रक्षा से है। रक्षा में कौन कौन आ जाएगा, आर्मी आ जाएगी, आर्मी आ गई, दूसरा हमारी नेवी आ गई इसी में, और हमारे एयरफोर्स आ गए इसी में। ठीक, इसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, और आपको पता होगा कानून व्यवस्था को चलाती कौन है, हमारी पुलिस चलाती है कानून व्यवस्था को। ठीक, और पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री ये दोनों लोग भी आते हैं। जितने भी आपके क्या कहते हैं खुफिया एजेंसी हैं, जैसे आईबी हो गई, रॉ हो गई, ठीक, ये सब हो गए। तो किया क्या गया है इसमें, किया क्या गया है, या फिर जो संचार से संबंधित, जो कम्युनिकेशन से संबंधित बॉडीज होती हैं उन सबको रखा गया है किसमें, आर्टिकल 33 में रखा गया है। और इनके अधिकारों की, इन सब के अधिकारों को सीमित किया गया है। किस अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को। स्वतंत्रता के अधिकार को आप लिखोगे, इन सभी के स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया गया है, के अधिकारों को सीमित किया गया है। आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, पुलिस के, पैरामिलिट्री के, जो आईबी के, रॉ के लोग हैं। अब कैसे अधिकार, जैसे कि आप जानते हो कि हमें हड़ताल करने का अधिकार है, हमें हड़ताल करने का अधिकार है अपने विभाग के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, लेकिन इन सब को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, पुलिस प्रशासन को, पैरामिलिट्री को, आईबी को, रॉ को अपने ही विभाग के खिलाफ ये लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इनके जो हड़ताल का अधिकार हमारा था 19 में, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक, और कोई भी सम्मेलन हो रहा है, किसी सम्मेलन में शामिल होने का अधिकार हम सबको प्राप्त है ना। कोई भी हड़ताल कर सकते हैं और किसी भी सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। इन सभी अधिकारों को क्या कर दिया गया है, इनके सीमित कर दिया गया है कि ये लोग, ये इतने लोग
ये इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो इनकी स्वतंत्रता के अधिकार हैं इन्हें क्या किए गए हैं, सीमित किए गए हैं। बातें यहाँ तक क्लियर है। और एक बात कही गई है कि इसी आर्टिकल 33 के तहत संसद इनके लिए क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और आपको पता भी होगा आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट, ठीक, पैरामिलिट्री एक्ट, पुलिस एक्ट, ये सब एक्ट आए हैं। उसी एक्ट में इनकी स्वतंत्रता के अधिकार को क्या किया गया है, सीमित किया गया है और बताया गया है कि ये लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा क्या, आर्टिकल 33 था। ये हमारा क्या था, आर्टिकल 33 था। चलिए लिखिए आर्टिकल 34, आर्टिकल 34। वैसे इस आर्टिकल से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, ये मैंने पहले भी बताया था। लेकिन कल कमेंट आया था कि आर्टिकल 33, 34 और 35 बता दीजिए। तो जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक लेक्चर और सही। देखिए आर्टिकल 34 क्या है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ या फिर सेना विधि की बात कही गई है कि मार्शल लॉ कैसे लगाया जाएगा, ठीक, और मार्शल लॉ लगने के बाद इन्हें क्या क्या शक्ति प्रदान होगी। मार्शल लॉ या इसी को कहते हैं हिंदी में सेना विधि के संदर्भ में, ठीक, मार्शल लॉ या सेना विधि के संबंध में। देखिए आपको एक चीज पता होगा कि मार्शल लॉ कभी भी पूरे देश में या फिर पूरे राज्य में नहीं लगाया जाता। मार्शल लॉ लगाया जाता है हमेशा क्या, एक सीमित क्षेत्र में। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे कि मार्शल लॉ हमेशा सीमित क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में लगाया जाता है, लगाया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये जानो कि जब किसी क्षेत्र में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो नागरिक प्रशासन होता है, यदि वह फेल हो जाता है, यदि नागरिक प्रशासन कहीं पर फेल हो जाता है तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है। आप लोगों को पता होगा वहाँ पर आर्मी उतार दी जाती है, वहाँ पर पैरामिलिट्री आ जाती है और जो हमारे सिविल मामले थे, जो हमारा सिविल प्रशासन था या सिविल कोड था, उसका शासन समाप्त कर दिया जाता है। और फिर शासन होता है किसका, आर्मी का शासन होता है। फिर शासन किसका होगा, आर्मी का शासन होता है। और आर्मी को इसके तहत कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। पहली बात, आर्मी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, आर्मी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। आर्मी को शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाता है कि संदेह के आधार पर आप किसी को भी गोली मार सकते हो। ये भी पावर दी जाती है किसको, आर्मी को दे दी जाती है। और कुछ होता है जैसे आर्मी किसी का भी कोई भी मकान, कोई भी बिल्डिंग गिरा सकती है। मकान ढहाने का क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है किसको, सेना को प्राप्त होता है, ठीक। तो इसके तहत क्या होता है, सीमित क्षेत्रों में लगाया जाता है। दूसरी बात आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो नागरिक प्रशासनिक, या लिख सकते हो आप लिखिए नागरिक प्रशासन के विफल होने पर मार्शल लॉ या सेना विधि का प्रयोग किया जाता है। सेना विधि का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात आती है कि मार्शल लॉ का आदेश कौन देता है। मार्शल लॉ का आदेश कौन देता है, तो आप लिखोगे इसका आदेश, ये पूछा जाता है एग्जाम में,
सेना विधि का आदेश या सेना विधि को शुरुआत करने के लिए, सेना विधि को लागू करने का आदेश कौन देता है? तो इसका आदेश राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों दे सकता है। कहने का मतलब है कि मार्शल लॉ या सेना विधि को अप्लाई करने के लिए कौन कहता है? तो पहली बात तो राष्ट्रपति और दूसरी बात राज्यपाल, दोनों को यह पावर होती है कि वह मार्शल लॉ को लागू करा सकता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट लिखिएगा कि इसी के तहत, इसके तहत संसद कानून बना सकती है या इससे संबंधित संसद कानून बना सकती है। और आपको बहुत अच्छे से एक कानून पता भी होगा, हम नाम भी ले दे रहे हैं। एक कानून है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? AFSPA, अफस्पा कानून। फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है? AFSPA कानून यह आया था 1968 में। जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जो नॉर्थन ईस्टर्न राज्य हैं, उनके लिए आया था कानून जिसे कहा जाता है AFSPA एक्ट 1968। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1968। और यह आया था किसके लिए? तो यह बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए। तो इसे लागू किया गया था मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, वहाँ सब इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। बहुत विरोध भी हुआ था इसका। ये किसके लिए आया था? नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट के लिए। ठीक, ये आया था कौन? AFSPA कानून आया था। ठीक, एक एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि इसे जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया, तो 1988 में, 1988 में इसे कहाँ लागू किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में। उन्नीस में इस कानून को कहाँ लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर में। और 1968 में कहाँ लागू किया गया? नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, जैसे मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में। सबसे पहले तो मणिपुर में किया गया था। ठीक, चलिए, तो ये सब बातें थी किसकी? आर्टिकल 34 की। वैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आज के टाइम पे ख़त्म भी कर दिया गया है इसके लिए, या कानून नॉर्थ ईस्ट राज्यों में समाप्त भी कर दिया गया है। इसके लिए एक बहुत फेमस नाम है, बहुत अच्छा लेक्चर बनेगा अगर उन पर बनाना चाहो। एक नाम था शर्मिला इरोम का। शर्मिला इरोम मणिपुर की महिला थी। शर्मिला इरोम मणिपुर की महिला थी जो इस कानून के लिए 15 सालों तक, 15 वर्षों तक क्या करती हैं? इसका विरोध करती हैं। ठीक, बहुत कठिनाईपूर्ण रहा था शर्मिला इरोम का जीवन इसी कानून को लेकर। ठीक, कभी इस पर चर्चा करेंगे अलग से। ये तो बात की हमने इसकी मार्शल लॉ की। अगर एक बात बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी में क्या अंतर है, तो आप सब लोग 3 अंतर बताइए, लेकिन वो कमेंट में लिखिएगा। मार्शल लॉ और इमरजेंसी में क्या अंतर है? आर्टिकल 34 के तहत जो मार्शल लॉ लगाया जाता है
और आर्टिकल 358 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आंसर सबका आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं बात करूंगा अगले लेक्चर में इसकी कि ये दोनों में अंतर क्या है। तब तक आप लोग आर्टिकल 35 देख लो और लास्ट होगा फंडामेंटल राइट्स, खत्म हो जाएंगे इसी के तहत। आर्टिकल 35 देखिए, आर्टिकल 35 नॉर्मल सी चीज़ है। आर्टिकल 35 में लिखा गया है कि सरकारें फंडामेंटल राइट्स को, मतलब मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा कहा गया है किसमें? आर्टिकल 35 में बना सकती है। अब देखिए, आर्टिकल 35 में कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 34 तक जो फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं अलग अलग लोगों को, इन्हें सरकारें क्या करेंगी? लागू करेंगी, प्रभावी ढंग से लागू करेंगी और उसके तहत कोई भी कानून बना सकती है। उसके तहत क्या कर सकती है? कोई भी कानून बना सकती है। और मैंने भी बताया भी था, हमने बताया था आर्टिकल 17 बताया। तो आर्टिकल 17 में क्या कहा गया था कि अस्पृश्यता का अंत किया गया था, छुआछूत का अंत किया गया था। लेकिन उसी छुआछूत को अंत करने के लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए, जिसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? SC/ST एक्ट 1989। तो हमने SC/ST एक्ट 1989 की बात की थी ना। तो SC/ST एक्ट 1989 किसके तहत बना है? तो ये बना है आर्टिकल 35 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 35 में लिखा गया है कि सरकारें मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 17 में कहा गया था छुआछूत का अंत किया जाए। तो छुआछूत का अंत क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? उसके लिए आपको कानून बनाना होगा और संसद ने फिर वही किया। आर्टिकल 35 के तहत एक कानून बनाया जिसे कहते हैं SC/ST एक्ट 1989 कहते हैं। बातें क्लियर है? आर्टिकल 33 के तहत, आर्टिकल जहाँ हम 33 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 33 के तहत तमाम एक्ट बने हैं। आर्मी एक्ट बना है, नेवी एक्ट बना है, एयरफोर्स एक्ट बना है, पुलिस एक्ट बने हैं, पैरामिलिट्री एक्ट बना है। किसके तहत? सब आर्टिकल 33 के तहत। अभी हमने आर्टिकल 34 की भी बात की और आर्टिकल 34 के तहत ही हमने क्या बताया? AFSPA एक्ट बताया। आपने तमाम सुना होगा, टाडा एक्ट, मीसा एक्ट, ठीक। अभी यूपी में भी चलता है यूपी कोका एक्ट। ये सब किसके तहत बनाए गए हैं? इसी आर्टिकल 35 के तहत बनाए गए हैं। हमने जब बाल नियोजन की बात की थी, बच्चों को शोषण की बात की थी, तो हमने बताया था बाल श्रम अधिनियम बताया था, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम बताया था, जो निवारक अधिनियम था, जिसमें 18 वर्ष बढ़ा के कर दिया गया। तो वो सारे कानून बनाए किसके तहत गए हैं? इस आर्टिकल 35 के तहत बनाए गए हैं। और यहीं पर हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो डिस्कशन था वो समाप्त होता है। कुल मिलाकर 10 लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के भाग 3 के कुल 10 पार्ट हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, और लगभग 8-9 घंटे में जाकर पूरा हमारा क्या कंप्लीट हुआ है? भाग 3 आज कंप्लीट होता है। बातें यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। चैट में आप लोग बात करते हो, रिप्लाई करते हो, वो बात अलग है, लेकिन आप कमेंट में भी अपना सुझाव ज़रूर दिया करो। और हमारा फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार का लेक्चर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मौलिक अधिकार आप जब तक जियोगे, आपको मरने के बाद भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे तो मिलेंगे, और नहीं मिलते हैं तो आप इन आर्टिकल का प्रयोग करते हुए आप कहाँ जाओगे? कोर्ट जाओगे। मौलिक अधिकार आपको जानने चाहिए, इसीलिए लगभग
10 लेक्चर में हमने 8-9 घंटे तक केवल मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाया, और पूरा मौलिक अधिकार, एक एक आर्टिकल और उससे संबंधित एक एक विवाद हमने क्या किया, डिस्कस किया। और आज जाकर पूरा भाग 3 समाप्त होता है। अब कल के लेक्चर में हम भाग 4 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्या है, डीपीए स्पीच है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 36 से, और जाएंगे हम कहाँ पर, आर्टिकल 51 तक। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पूरे पॉलिटी के जो भी अभी तक फंडामेंटल राइट से जितने लेक्चर हुए हैं उन सबको देखते रहिए, और हो सकता है सैटरडे को आपका टेस्ट भी हो। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट वही होगा, संवैधानिक विकास में शायद कुछ क्वेश्चन छूटे थे, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और संविधान सभा तक, तो वो आपका सैटरडे का होगा। अभी उसमें टाइम है तो वो हम बता देंगे। तब तक आप लोग पूरे भाग 3 को फिर से एक बार पढ़ लो, और इसके बाद अगर आपको डाउट आता है आप दोबारा पढ़िएगा, लेक्चर को 3 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िए। इसके बाद यदि डाउट आता है तो आप हमसे बताइएगा, ठीक। तो आपको एक होमवर्क भी दिए हैं। होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि जो मार्शल लॉ है, जो सेना का लॉ है मार्शल लॉ, और जो इमरजेंसी है, इन दोनों में आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी में क्या लिखना है, अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग होमवर्क करते हैं और बातों को मानते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। जो हमने मुहिम स्टार्ट की है पूरे जीएस को कंप्लीट करने की, वो हम पूरा करेंगे। आपको हिस्ट्री में, पॉलिटी में और साइंस में 100% आपका पूरा तैयार कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसमें आपको साथ देना होगा। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। ऊपर 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 ऊपर